तो बच्चों, एनसीईआरटी रिवीजन की पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट 2 में हम चैप्टर 8 से चैप्टर 14 तक सारे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मतलब आपके एक ट्रायंगल के ऊपर लगने वाला जो भी अलजेब्रा होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से यूज करते हैं। तो जैसे कि ये ट्रायंगल है, अब इसमें जो भी हम साइड निकालेंगे, एंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये राइट, स्पेशली ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले होते हैं ये सब डिजाइन किए गए हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूस कहलाती है। और एक साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है, एक साइड आपकी क्या कहलाती है? बेस कहलाती है ना। यहां से अगर हम आगे बढ़े तो साइन थीटा, कॉस थीटा, जनरली इन्हें बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए कहाँ से। तो देखो ये ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल में जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं वो क्या होते हैं? देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड आपकी क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है। ये आपका क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। और जो मान लीजिए आप ए पॉइंट से खड़े होके देख रहे हैं तो बेस एंगल आपका क्या हो गया? ए हो गया। तो ये बेस एंगल जो है रेफरेंस एंगल बेसिकली हम जिसको बोलते हैं, आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग को, जैसे ये वाले पार्ट देखेंगे, यहां से आप बिल्डिंग को देख रहे थे तो ये आपका रेफरेंस एंगल हो गया। अगर आप यहां से देखेंगे कुतुब मीनार के टॉप से, ये आपका रेफरेंस एंगल हो जाएगा। तो इसमें रेफरेंस एंगल का बड़ा खेल है, उससे उसके हिसाब से आपके परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होते हैं। अब मान लीजिए ये जो एंगल है यहां से आप देख रहे हैं ए पॉइंट से, भाई ये तो सीधा सीधा सा 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है। 9 अब ए पार्ट से आप देख रहे हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर। और एंगल ए जो रेफरेंस एंगल है उसके साथ और 90 डिग्री के साथ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये आपका कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस। ठीक है, ओके। तो इसको देखते हैं। तो ये लो, तो साइड अपोजिट टू एंगल सी। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल सी को रेफरेंस माना है तो ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। और अब यहाँ पे भाई ये तो हाइपोटेनियस सी है, हाइपोटेनियस सी है। और हाइपोटेनियस ऑलरेडी यू नो कि हाइपोटेनियस जो होती है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसका एक रिलेशन भी आपको पता होगा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड द बेस स्क्वायर। ओके, ये आपने पढ़ा होगा। अब बात आती है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये क्या होते हैं? सारे के सारे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मैं आपको फुल नेम बता देता हूँ। साइन, कोसाइन, ओके, टेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, उसके अलावा भी और नाम होते हैं, है ना। तो सेकेंड, कोसेकेंट। तो बेसिकली इसको हम शॉर्ट में SIN लिखते हैं, सिन, साइन बोलते हैं। कोसाइन को मतलब इसका को साथी, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट में कॉस। क्या बोलते हैं? कॉस। टेंजेंट को शॉर्ट में हम टेन लिखते हैं, कोट टेंजेंट को हम कॉट लिखते हैं। और सेकंड को हम बच्चा सेक लिखते हैं। और को सेकंड को हम क्या लिखते हैं? को सेकंड को हम कोसाइन लिखते हैं। ओके, को को सॉरी कोसेक लिखते हैं। सेक का कोसेंट कोसेकेंट है ना, तो नाम में देखो कोसेक, कोसेक, ये। अब देखिए बच्चा, ये तो हमने इसके नाम लिखे। अब ये जब भी लिखे जाते हैं ना तो कोई रेफरेंस एंगल के साथ लिखे जाते हैं। अब ये सारे के सारे रेशियोज हैं। किसके रेशियोज हैं? साइड के रेशियो हैं, आपकी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। मान लीजिए अगर ये मैं रेफरेंस एंगल लेके चलता हूं तो रेफरेंस एंगल सी के हिसाब से बात होगी। ओके, तो अगर सी के हिसाब से बात होगी तो मैं इसको बोलूंगा, बच्चा देखो यहीं पे लिख देता हूं इसको थोड़ा सा ये इरेज करके, है ना। अगर साइन की बात हो रही है तो मतलब कि साइन सी की बात हो रही है, साइन सी, साइन सी ये कंप्लीट। अब रेफरेंस एंगल के साथ इसको लिखते हैं तो इसका रेशो कैसे हम याद रखेंगे? एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, बहुत ही है, बहुत अलग अलग है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके। और ऊपर, ऊपर आता है साइन कॉस टेन। ओके, साइन कॉस टेन, याद रखिएगा। तो देखिए साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस सी जो होता है विद रेफरेंस एंगल सी, कॉस सी जो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, इसका रेशो। टेन सी जो होता है आपका, टेन सी जो हो जाएगा, टेन सी जो हो जाएगा, टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट सी बेसिकली टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट जो होता है आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेग सी, देखिए सी क्यों लगा रहा हूं, वो लगाना जरूरी है क्योंकि उस एंगल के बिहाफ पे हम बात करें, कल को मैं अगर एंगल ए चेंज कर देता हूं, रेफरेंस एंगल अगर मेरा ए हो जाता है, तो बेस और हाइपोटेनियस हमारे चेंज हो जाएंगे। और सॉरी, हाइपोटेन्यूस आपका सेम रहने वाला है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो अब सेक देखो, सेक होता है कॉस का उल्टा। सेक किसका होता है, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और जो आपका बच्चा कॉसेक, कॉसेक आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो कॉस कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का होता है कॉट। अब इसको याद करने की एक और ट्रिक है। एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आपको मत बोलिए हर हर बोले, इंग्लिश में याद कर लीजिए सम। कैसे याद करेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक। एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो मतलब यहां से आप प्रूव भी कर सकते हैं भैया, देखो यहाँ पे टेन ए, इसने क्या लिखा, क्या लिखा हुआ है, अगर टेन ए अपना परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना। अब देखिए कुछ और फॉर्मूलेज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। कौन कौन से फॉर्मूले बताता हूँ, ये तो हुई है आपका, एक ये ट्रिक हो गई, एक ये ट्रिक हो गई। और क्या ट्रिक बची, अच्छा, टेन ए को एक और फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कॉस ए। और कॉट ए, सॉरी ये ए कहाँ पे आ गया, हम तो सी की बात कर रहे थे। अच्छा यहाँ सी चल रहा है तो इधर भी सी ले लो बच्चे। ओके, सी सी कर लेना, तो क्यों कंफ्यूज हो रहा है। अगर कॉट सी हम बात करें तो वो कॉस सी होता है बाय साइन सी, कॉस सी बाय साइन सी। कैसे आया फॉर्मूला, देखो यहाँ पे सिंपल है ना। टेन को आप क्या काम करो, टेन वाले इस फॉर्मूले को हाइपोटेनियस से डिवाइड करो, तो पी बाई एच क्या होता है बेटा, साइन, और बी बाई एच क्या होता है कॉस। सिंपल सा है ना, सिंपल सा है। सिमिलरली अगर आपको कोटेंजेंट, कोटेंजेंट की बात करनी है, तो यहाँ ये रहा, इसको एच से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे दोनों इस वाली चीज को, है ना। एच से डिवाइड करोगे, बी बाई एच आपका कॉस होता है और पी बाई एच आपका साइन होता है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं कि टेन थीटा, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं कि एक तो आपका टेन, जो टेन ए है, जो या सी लो कोई भी, थीटा, थीटा बेसिकली ये थीटा बीटा गामा ये एंगल्स के टर्म्स में हम यूज ले लेते हैं, और कैपिटल लेटर्स में हमेशा हम एंगल को लिखते हैं, जैसे कि टेन ए। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे टेन ए, ये गलत हो जाएगा, गलत रिप्रेजेंटेशन है, टेन ए हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो ये हमेशा आपका किसके इक्वल होगा, साइन ए बाय कॉस ए, या कॉट ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए बाय साइन। और भी रिलेशन होते हैं, जैसे कि साइन ए का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन कॉसेक ए। अब देखिए कॉसेक ए को आप उधर ट्रांसफर कर देंगे तो साइन ए कॉसेक ए आपका वन हो जाएगा। ऐसे ही आपके और भी फॉर्मूलेज बन जाएंगे। कॉस ए इक्वल टू होता है वन अपॉन सेक ए, तो सेक ए कॉस ए भी वन होता है। फिर उसके बाद आप टेन ए, यहाँ से दिख रहा है रेसिप्रोकल है वन बाय कॉट ए का, तो टेन ए इंटू कॉट ए करेंगे वन आ जाएगा, है ना। तो ये सब फॉर्मूलेज हैं। तो ये आपके जो आए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के 6 फॉर्मूले हैं, इनकी याद करने की ट्रिक ये रही। और इन्हीं को ही हम मैनिपुलेट करके हमने ये कुछ और फॉर्मूले बनाए हैं ना, ये कुछ और फॉर्मूले बनाए, आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। अच्छा अब देखो इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको एंगल ए निकालना है, एंगल ए निकाल, तो बहुत सिंपल है बच्चा, है ना। टेन ए डिवाइडेड बाय
चलिए यहाँ पे tan a डिवाइडेड बाय, भाई क्या होता है tan a आपको ये रेशोज दिए हुए हैं, तो रेशोज दिए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं आपको, है ना। तो मतलब कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन, कॉट ए, कोसेक ए, सेक ए, सारे निकाल देने। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया कि भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओ सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो टेन माने कि पी अपॉन बी। अब देखिए कोई भी अगर आपको रेशोज में गिवन है तो आप डायरेक्टली उसे 4 नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर को आप 4 के मान लेंगे या 4x मान लेंगे सम कांस्टेंट, तो बेस इज इक्वल टू 3 के मान लेंगे। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला जो है ओनली ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। अगर मेरा ये ए है तो इसको रेफरेंस एंगल ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ। तो आपका रेफरेंस एंगल के साथ जो भी उसके अपोजिट साइड जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, ये वाली आपकी बेस कहलाती है। तो बेस आपका हो गया 3 के, परपेंडिकुलर हो गया 4 के। अब हाइपोटेनियस ये हो गई, इसका फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस वो हमें निकालना, वही तो चाहिए। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका 4 के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर। अगर आप के नहीं भी लगाएंगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके मार्क्स कटने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके, तो इसलिए के लगाना जरूरी है, क्योंकि ये 4/3 रेशो है, हमें क्या पता एग्जैक्टली क्या है। तो ये के जो है वो कट गया, मान लो अगर मैं के ऊपर के नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाता है, क्योंकि रेशो में जो होता है हम मिनिमम मतलब ऐसा रखते हैं कि को प्राइम नंबर्स रखते हैं। ओके, को प्राइम नंबर्स रखते हैं मतलब वो कट ही ना सके, रिड्यूस फॉर्म में करके रखते हैं, है ना। अब इसके बाद आ गया ये 16 + 9 25, तो हाइपोटेनियस आपकी आ गई 5 के। अब क्या निकालना है आपको, साइन ही निकालना है। ये रहा फॉर्मूला, याद करो साइन क्या होता है, पंडित अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चा परपेंडिकुलर कितना था आपका 4 के, हाइपोटेनियस कितना है आया 5 के से के कट गया, 4/5 आपका आंसर आ गया, है ना। ऐसे ही कॉस निकाल लो, टेन, कॉस निकाल लो, टेन निकाल लो, टेन तो है ही, कॉस क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लैपटॉप हो गया गर्म, तो पैन चल रहा है भटक अटक के, ठीक है। 4 के/5 के, अब बेस बताओ, 3 के अपॉन 5 के। क्या भाई कहाँ अटक गया, देखो लिख रहा हूँ, लिखा है थोड़ी देर बाद आता है, जादू हो रहा है। 3/5, देखो क्या कर रहा है ये भैया, पागल हो गया, है ना। अब भाई टेन गिवन है ना, टेन गिवन 4/3, तो कोट क्या हो जाएगा, कोट तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, टेन का रेसिप्रोकल 3/4। अब उसके बाद अब हर जगह थोड़ी रेशियोज लिखते रहेंगे, अब तो मुझे पता है सैग, सैग किसका रेसिप्रोकल होता है, सैग होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 5/3 हो जाएगा, यहाँ से देखो ना 3/5 की जगह कॉसेक निकालना है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का होता है, 5/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है और आप इनको देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए, है ना, कॉन्सेप्ट में। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल क्या होते हैं, आपके कुछ एंगल्स होते हैं जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सब स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स बेसिकली हम इनको बोलते हैं, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इनको निकालने का तरीका होता है, तो जैसे कि 30 और 60 की हम जो है कैसे निकालते हैं, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल एज्यूम करके निकालते हैं। 45 डिग्री की वैल्यू हम राइट जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं आइसोसेलस, उससे निकालते हैं, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं उससे निकालते हैं, लेकिन प्रूफ हमें अभी नहीं देखना है, बहुत टाइम हो जाएगा प्रूफ देखने लगेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 से 90 के बीच में हम 0 से 90 तक लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों का बड़ा ही जेन्युइन डाउट होता है कि सर ये मेरे एक ट्रायंगल होता है, ये मेरा रेफरेंस एंगल होता है। ओके, अब ये एंगल अगर 0 है तो ये ट्रायंगल ही नहीं बना, अगर ये वाला एंगल 90 कर दिया तो भी ट्रायंगल नहीं बना। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू जो है बेटा हम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए, धीरे धीरे एंगल होके ये 0 हो गया। तो लेट्स सी व्हाट हैपन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज to angle if made smaller
in the right angle triangle ABC till it becomes 0. So angle A gets smaller, and the smaller the length of BC decreases, thus the point C gets closer to B, and finally the angle A becomes very close to 0. Then the AC almost same as the AB. तो कभी भी आपने ध्यान दिया हो तो ये 0 हो गई आपकी जो AC, और AC जो डिस्टेंस थी हाइपोटेनियस AB के बराबर हो गई 0 डिग्री। ओके, हाइपोटेनियस और आपकी बेस 0, और जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट थी BC वो हो गई 0। तो साइन 0 हमेशा 0 होता है क्योंकि साइड ही नहीं है उसकी कोई, वो हाइपोटेनियस ही नहीं है, और कॉस वाला 1 होता है। देखिए वैल्यूज देखेंगे यहाँ पे भी बताया हुआ है। ओके, तो वैल्यूज पे आ जाते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इस टेबल को भी बस आप साइन की वैल्यू याद कर लीजिए और बाकी की सारी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। एक हैंड वाली ट्रिक भी होती है, काफी यूट्यूब पे फेमस है, हैंड पे आप करके रखो, लेकिन देखो वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप साइन की याद रखिए, आप साइन की वैल्यू याद रखिए। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1, है ना, ये याद हो गई। अब इसको याद होने के बाद कॉस की लिखनी है, पलट दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan का फॉर्मूला आपने पढ़ा, tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। 0/1 0, 1/2 बाय √3/2, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 आया, 1/√2 से 1/√2 कट गया, 1 आया, √3/2, 1/2 से 2 कट गया, √3 आया, 1/0 नॉट डिफाइन होता है ना। तो साइन ए बाय कॉस से करेंगे। तो अब देखो tan के बाद अगर कॉट, कोट को tan का कॉट रेसिप्रोकल होता है ना, तो उसको उल्टा लिख दो, नॉट डिफाइन पहले, फिर √3, फिर 1 और 1/√3, 0 0। अच्छा, कॉसेक बेटा साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन मतलब 1/0, कॉसेक क्या होता है, 1/sin, 1/sin ए होगा। तो साइन को 1/0 करोगे, नॉट डिफाइन, 1/1/2, 2 पर चल जाएगा, है ना। 1/1√2, 1/1√2 √2 पर चल जाएगा। 1/√3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/1 का होता है। अब कॉसेक ए की लिख दी, तो आप इसको पलट दो, सेक का आ जाएगा। 1 देखो 1, ओके, 2√3, 2√3, 2√2, सॉरी √2 और 2 और फिर नॉट डिफाइन। इस तरीके से आप ये टेबल लर्न कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा, प्रूफ के क्वेश्चन देखते रहिएगा आप, है ना, देखिएगा इसको। अब आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात। 3 आइडेंटिटी होती है, आपको याद होनी चाहिए, और उससे आप बहुत सारे फॉर्मूलेज जो हैं बना सकते हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है, देखो पहली आइडेंटिटी सबसे फेमस वर्ल्ड क्लास, साइन स्क्वायर। अब मेरा रेफरेंस एंगल में अगर थीटा या ए ले लेता हूँ, चलो ए ले लेते हैं, ओके ए ले लेते हैं, सब ने ही ए लिया हुआ है, यहाँ पे भी ए लिया हुआ है ना, तो ए लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑलवेज आपका होता है 1। अब देखो इससे काफी सारे आप फॉर्मूले बना सकते हैं। साइन को उधर शिफ्ट कर दो, तो मतलब अगर कॉस स्क्वायर ए आपका क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर आप साइन को इधर रखो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। या फिर आपने उसको स्क्वायर रूट दे दो, इसको स्क्वायर रूट दे दो, तो कॉस ए और साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी इससे वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दूसरी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर ए, ओके। देखो वहां tan का रिवर्स होता था cot, यहाँ देखो tan के साथ आया sec। इसको याद रखने का तरीका, एच सी इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 10 होता है सेक स्क्वायर, मतलब 1 के साथ अगर 10 है तो याद रखिए ना, कॉट नहीं आएगा, कॉट नहीं आएगा, सेक आएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तीनों आइडेंटिटी होती है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से ही प्रूव होती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब आप इधर उधर ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं, 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ओके। तो बेसिकली ये वीडियोस जो है ना, हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं, हम सारा ये एक बार थ्योरी कॉन्सेप्ट इसके रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन अगर कराने बैठेंगे तो कभी 14 चैप्टर जो है 2-3 घंटे में कंप्लीट नहीं होने वाले। बस एक आप गो थ्रू हो जाओ थ्योरी से, फिर अपनी प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। प्रूफ इसके आते नहीं है तो बस ये आपको लर्न कर लेना। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ओके, अब ये प्रूफ है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इजीली हो जाएंगे, बहुत इजी इजी प्रूफ आते हैं, है ना।
अब आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें भी वही ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट क्या है यूज होते हैं, बस दो कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आदमी नीचे से, अगर मान लीजिए मैं इस बिल्डिंग को निहार रहा हूँ, मान लीजिए ये ए और बी एक बिल्डिंग है, ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, बुर्ज बुर्ज खलीफा टाइप की, और मैं इसको नीचे से देख रहा हूँ, तो ये मेरा बेस हो गया। ओके, एकदम बॉटम से देख रहा हूँ, और बॉटम से देख रहा हूँ तो ये जो है, जो एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया थीटा। बस। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के काम में आती है। कैसे? अब यहाँ से भैया आपको सन दिख रहा है, तो सन की दूरी, आपको कोई तारा है उसके रेस्पेक्ट में दूसरा तारा है, सितारा है, उसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री ही उसमें काम में आती है। थोड़ी है कि फुट्टा लेके जाओगे नापोगे यहाँ से सन की डिस्टेंस। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टेलीस्कोप वगैरह लगाते हैं, यूज करते हैं, वहां से ये निकलती है ना। ये तो 90 डिग्री हो ही गया। तो यहाँ से अब देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब वही, अब मान लीजिए मैं इस टावर के ऊपर चढ़ गया। ओके, अब मैं इस, यहाँ पे एक कोई पॉइंट रखा है, उसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो ये मेरा एंगल हो गया, ये मेरा एंगल हो गया, यहाँ से देख रहा हूँ उस पॉइंट से, तो ये एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर को देखते हैं, और जिस लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट, इसके थ्रू तो देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट। अच्छा, ये लाइन पैरेलल होती है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इसमें बस ये एप्लीकेशन ही है, कॉन्सेप्ट बस यही है। और चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखने से क्या होगा, कोई ढंग का सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला। बाकी लाइन ऑफ साइट, ट्रिग्नोमेट्री यही था। चलिए ये देख लेते हैं। ओके। हम्म, ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए किस तरीके से हो। थोड़ा सा इसमें आपको बस लिखना होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड लेवल is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree. Then then when it is 60 degree, find the height of the tower. देखिए, एक शेडो है टावर की। ओके, शेडो है, एक टावर खड़ा हुआ है, तो उसकी शेडो कितनी बन रही है ग्राउंड लेवल पे, 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है ना। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए कि एक ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ए बी को मैं बिल्डिंग मान रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज द टावर, हेयर इट इज रिटन ए बी इज द टावर एंड द बी सी इज द लेंथ ऑफ द शेडो। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी पॉइंट, बी सी जो है शेडो की लेंथ है, इस शेडो की लेंथ है 60 डिग्री वाले पे, है ना। और फिर बी, इस पॉइंट को ले लेता हूँ, ये शेडो की लेंथ है जब कितना है, एंगल 30 डिग्री। अब आप ये देखिए यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बात लिखी हुई है। यहाँ लिखी है कि एक टावर, हम्म, यहाँ पे लिखिए कि द शेडो, चेंज कर रहा हूँ, कलर ही चेंज नहीं हो रहा, हाईलाइटर का। जो शेडो ऑफ अ टावर है बच्चा, द शेडो ऑफ अ टावर जो कि ग्राउंड लेवल से खड़ा हुआ है, इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब कि ये जो 60 डिग्री से और 30 डिग्री पे जब था सन का एल्टीट्यूड, और 60 डिग्री पे जब पहुंचा,
तो मतलब वो कितना ज़्यादा था 30 डिग्री पे आपका 40 60 से। तो ये जो डिस्टेंस है DC वो बेसिकली हमें गिवन है कितनी, वो हमें गिवन है, वो गिवन है कितनी, दिस इज आपकी 40 मीटर। इस वाली लेंथ को मैं जब वो 60 डिग्री पे था उस शैडो को मैं x मान लेता हूँ। ओके, तो और टावर जो ये टावर है इसकी हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ h, इसकी हाइट को मैं मान लेता हूँ h। ऑब्वियसली ये तो 90 डिग्री है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं राइट एंगल के लिए यूज में होते हैं। अब पहले ये ट्राइंगल लीजिए फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लीजिए और हाइट को इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगी, वहां से x की वैल्यू आएगी और फिर उसके बाद हाइट निकाल लीजिए, है ना। तो किस तरीके से इसको, यहाँ पे भी लिखा है DB इज 40 मीटर लॉन्गर देन BC। चलो ले लो इन ट्राइंगल ABC, ABC आपने ट्राइंगल लिया, जल्दी जल्दी से करते हैं, ABC ट्राइंगल लिया। अब देखिए यहाँ पे काम की बात, अगर आप ABC ट्राइंगल ले रहे हैं, है ना, आपको H निकालना है, तो देखिए मेरे पास x और h, तो ये 60 के अपोजिट, ये तो आपकी परपेंडिकुलर साइड हो गई और ये आपकी क्या हो गई, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कब आते हैं आप ध्यान में रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी याद रखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, टेन में आते हैं पी बाई बी। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, टेन 60 डिग्री याद करिए क्या होता है, साइन याद है भैया, साइन 60, देखो साइन की वैल्यू आप याद करो, जीरो, है ना, जीरो करेक्ट, 1/2 करेक्ट, 1/√2 करेक्ट, 3/√2 करेक्ट और 1, ये होती है भाई 0 डिग्री, ओके, 60 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तो होती है आपकी साइन की। अब इसको उल्टा करोगे तो कॉस की आ जाएगी, 1 3, कहीं तो गड़बड़ हुई है, √3/2 होती है ये। दिस इज √3/2। वही मैं सोचूं अजीब सा क्यों लग रहा है इसमें, √3/2, 1/√2 फिर 1/2 फिर 0। अब भाई tan 60 की निकालने में बहुत सिंपल है यार, tan, इसको वो कर लो, डिवाइड कर लो साइन बाय कॉस, बिकॉज वी नो tan A इक्वल टू साइन A बाय कॉस A, ये भी हमने पढ़ा है ना, पिछले चैप्टर में अभी पढ़ के आए। 0/1 0, 2 से 2 कट गया, 1/√3, ओके, √2 से √2 कट गया, 1 आया, √3/2, 1/2 2 से 2 कट गया, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, एंड लिख देंगे। हमें तो 60 की वैल्यू चाहिए, कितनी आ रही है भैया, √3। परपेंडिकुलर क्या है देखो जी, परपेंडिकुलर है h और ये है x, ये है x, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या हो गया अपना h/√3। अब चलो अब दूसरा ट्राइंगल, बड़का ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABD, ABD में भी वही tan 30 लोगे यहाँ बच्चा, tan 30, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इसमें पूरा BD है, परपेंडिकुलर तो वही h है आपका, परपेंडिकुलर तो क्या है h है, और ये BD क्या 40 प्लस x, 40 प्लस x। अच्छा अच्छा अच्छा, tan 30 क्या है आपका, tan 30 की वैल्यू बताओ, 1/√3। अच्छा तो 40 प्लस एक्स उधर भेज देंगे, √3 को इधर भेज देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं अपनी वीडियो गायब कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा दिख जाए। तो 40 प्लस एक्स हो गया, है ना, 40 प्लस एक्स हो गया और h√3 हो गया, है ना, यहाँ से h√3 हो गया। अब उसके बाद देखो x की वैल्यू क्या क्या निकाली अपन ने, x की वैल्यू निकाली थी ये रही h/√3, तो यहाँ से 40 प्लस h/√3 इज इक्वल टू h√3। ओके, अब इसको उधर भेज देंगे h को, 40 इज इक्वल टू h कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1/√3, ओके, कॉमन आ जाएगा ना, h उधर जाएगा, h कॉमन, तो ये बचेगा √3, आपका एलसीएम ले लो, तो आपका बनेगा h3 - 1, ओके, बाय √3, 3 - 1 क्या होता है 2, तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू बच्चा क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 40√3/2, जो कि h होता है 20√3। अब इसकी यूनिट्स क्या थी, यूनिट्स मीटर में थी, मीटर मीटर मीटर, तो ये आपकी हाइट आ गई, है ना, ये आपकी हाइट आ गई कितनी, 20√3 मीटर इज द, तो सिंपल कैलकुलेशन है,
बच्चे लोग बस आपको क्या काम करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बस क्या काम करना है, सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं हट जाता हूँ इधर से। सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आपको सिंपल ये जो कॉन्सेप्ट है पिछले चैप्टर का, इसमें बस उसको अप्लाई करना है। दिस इज द एप्लीकेशन, बस खत्म, ये चैप्टर यही है इसमें, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन करते रहो, बस मजे करो क्वेश्चन करते हुए। चलिए नेक्स्ट, सर्कल। अरे बाप, बड़ा बढ़िया मजेदार चैप्टर है सर। तो सर्कल तो पढ़ा ही होगा सबसे पहले, चलो यही बता दो कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होती है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है भैया 2 पाई, और आर इज इक्वल टू रेडियस। भाई ये सर्कल है तो ये इसका सेंटर है, ओके। तो ये एक उसकी कोड हो जाएगी, एक ये क्या होती है, कोड होती है। और लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो डायमीटर से पास होती हुई नजर आती है, पास होती हुई जाती है। तो जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो डायमीटर ही होती है, और डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, हम उसको इस 2r को मिला देंगे, 2r को मिला देंगे तो ये भी बन जाता है। फिर एरिया ऑफ सर्कल भी आता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ इस चीज की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़े से अलग अलग, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। अलग भूल गया। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल होता है, सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो लोकस, अरे लोकस का मैं 11th का कॉन्सेप्ट किया है, लोकस भूल जा भूल जा भूल जा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके जो है आपका क्या बनता है, सर्कल बनता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है। अब ये अगर पी क्यू लाइन जो है सर्कल के बाहर है, कोई मतलब नहीं उसका। अगर ये सर्कल के अंदर टच हो रही है तो इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट, सेकेंड सेकेंड सेकेंड। अगर ये पी क्यू लाइन सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंटों में से एक पॉइंट को छूती हुई निकलती है, टच करती हुई निकलती है, तो उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट हुई, इन पॉइंटों को मैंने ए बी दे दिया नाम। तो जब तक ये ए बी की बात हो रही है तो ये कहलाएगी कोड, चौड़स, बेसिकली कोड बोलते हैं, कई बच्चे सी को भी चौड़ कर देते हैं, इसे कोड बोला जाता है ना। लेकिन अगर पी क्यू लाइन की बारे में बात करेंगे उसको बोलेंगे सेकेंड, तो बोलेंगे सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यही था इसमें। तो अब देखिए ये क्या, टेंजेंट टू द सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेंजेंट, ये हटाओ, कलर थोड़ा सा जच नहीं रहा, दिख नहीं रहा इसमें, है ना, हाइलाइटर में ये लो। A tangent to a circle is a line that intersect a circle at only one point. क्या बात लिखी है, मिलियन डॉलर बात लिखी हुई है, मिलियन डॉलर। जो सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट को जो टच करती हुई लाइन निकलेगी ना उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, और वो एक ही होगी, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट आप बना सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सर्कल बनाया आपने, ये सर्कल बनाया, इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी रे बाबू, और टेंजेंट बन ही नहीं सकती। यही यहाँ पे समझा रखा है, ये गाथा यहाँ समझा रखी है कि टेंजेंट एक ही है, कौन सी, टेंजेंट एक ही है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक ही टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट से आप डालोगे तो भी एक ही बनेगी, और बाकी की लाइन अगर आप डालोगे ना तो वो इंटरसेक्ट होती हुई निकलेगी इस पॉइंट से, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, सेकंड हो जाएगी, टच एक ही होगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, बट on the circle at a particular point only that point contains one tangent, only one tangent। अच्छा देखिए यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, बोल्ड वाली बातें सारे पढ़ लीजिए, कोई नहीं पता कि 20 में से 1 मार्क्स का यहीं से आ जाएगा, शॉर्ट वाला। The tangent to the circle is a special case of secant when two endpoints of its corresponding chords coincide। मतलब कि देखो क्या कह रहा है ये, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ ए सेकेंड where when the two endpoints of its corresponding chords are coincide। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये लो जी सर्कल आ गया,
भैया ये मैंने 1 सेकंड बनाई, तो ये 2 पॉइंट कोड के हो गए, फिर ये और नीचे चली गई। नीचे जाते जाते क्या हो रहा है भाई, ये दोनों पॉइंट, जो ये पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, ए बी, ए डैश बी डैश, ये कहाँ पे जाके दोनों के दोनों मीट हो जाएंगे, इधर इस पॉइंट पे जाके दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। तो उस समा जाने को ही बोलेंगे टेंजेंट। जब दोनों कोड के पॉइंट दोनों सेकंड के पॉइंट, ओके, सेकंड के पॉइंट एक पॉइंट पे आके मीट हो गए तो बोलेंगे टेंजेंट। ओके, so the word tangent comes from the Latin word tangere, which means to touch. अच्छा, was introduced by Danish mathematician Thomas Sankey in 1583। ये नहीं आएगा, ये बकवास दी हुई है, मतलब बकवास तो क्या है, इंफॉर्मेशन है। इस साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करी होगी तब जाके टेंजेंट निकली होगी, और अब हम इसको देखते तक नहीं है। स्टार पॉइंट में लिख रखा है, इंफॉर्मेशन है, यूज कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे फिर भी। तो देखिए यहाँ पे हमेशा आपकी जो है दो टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है। जैसे ये पॉइंट है तो इसके अपोजिट पॉइंट ये होगा, तो ये टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओनली टू, दो से ज्यादा नहीं हो, दो। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में समझा रहा है कि पी डैश डबल डैश क्यू डैश और पी डैश क्यू डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। ओके, तो यहाँ पे बात, दीज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल पैरेलल टू द गिवन सेगमेंट पी क्यू। ओके, अगर हम टेंजेंट की बात करें तो ओनली ये दो, पी क्यू और पी डबल डैश क्यू डबल डैश ही पैरेलल हुई। लेकिन सेकंड की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड्स लाइंस जो हैं इनके पैरेलल हुई, लेकिन टेंजेंट तो बेटा दो ही पैरेलल होंगी आपस में। अब एक बहुत ही बढ़िया आपकी थ्योरम आती है 10.1, जिसका प्रूफ हमें नहीं, रिजल्ट हमें याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। चलिए, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius to the point of contact। क्या प्रूफ प्रूफ भी देखेंगे। देखिए ये कह रहा है कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही है, टेंजेंट पास हो रही है, सेंटर है। अब इस सेंटर से ये टेंजेंट वाला पॉइंट हमेशा क्या रहता है बेटा, परपेंडिकुलर रहता है। हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर। वाई लाइन है, ये कोई एक्स वाई लाइन है। हमारे घर में एक डॉगी है, तो गेट खोलने के लिए सबसे पहले जाता है वो, जैसे ही बैल बजती है तो वो खोलने जाती है, भौंकती पहले है कि मैं खोलूंगी। भौंकने का मतलब भौंक रही है कि मैं खोलूंगी। तो ये जो ओपी है ये रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के, जहां पे टेंजेंट, जहां पे ये टेंजेंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सर्कल से, वहां से जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ये थ्योरम 10 पॉइंट। ओके, अब नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो जब पॉइंट अंदर रहता है सर्कल के, कोई टेंजेंट नहीं बनती है ना, कोई भी टेंजेंट नहीं बनती। जब ये पॉइंट अंदर है तो जीरो नंबर ऑफ टेंजेंट होगी। ये पॉइंट ऑन द सर्कल है तो इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगी। अब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये, अब अगर पॉइंट सर्कल के बाहर आ गया तो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट बना सकते हैं, T1 एंड T2, दो अलग अलग पॉइंट पे। अब पी टी वन, पी टी टू, ये होती है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ओके, पी टी वन, पी टी टू, इनको क्या नाम दे दिया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब इसी थ्योरम के बारे में कि भैया एक सर्कल है, सर्कल पे पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट बनेगी। अब मैं थोड़ा अंदर लेके जाता हूँ तो कोई टेंजेंट नहीं, कोई टेंजेंट नहीं। लेकिन अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से मैं अगर डालूं तो कितनी टेंजेंट बनेगी, बनेगी कितनी, टू टेंजेंट्स। कितनी टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, T1 T2। अब पी टी वन हमेशा, अगर कोई कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट से आप टेंजेंट डाल रहे हैं तो वो दोनों, उन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। दैट इज द थ्योरम नंबर 10.2। दैट इज द थ्योरम नंबर 10.2। क्या कहती है थ्योरम 10.2? ये कहती हैं कि भैया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल।
अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट की लाइन डालेंगे तो पी क्यू और पी आर हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स हैं जिनको आपको याद रखनी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल टू इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, बहुत बारी पूछा जाता है। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है ये कि देयर आर टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट है, are drawn to a circle from center O and the external point T से डाली हुई है। आपको प्रूव करना है कि एंगल PTQ जो ये वाला एंगल है बच्चा, ये वाला एंगल इस एंगल के OPQ के कितना होगा, डबल होगा, डबल होगा। बेसिकली अगर मैं इसको एंगल 1 दे दूं, इसको एंगल 2 दे दूं, तो एंगल 1 कह रहा है कि ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। तो इसने ये आपको प्रूव करना है। तो पी टी क्यू को इसने थीटा मान लिया। थ्योरम 10.2 के हिसाब से टी पी इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो गई, है ना, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो गई। अब क्या बोला इसने, एंगल टी पी क्यू जो है इज इक्वल टू टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी हो गया। क्यों हो गया भैया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना। तो आपका ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो फिर ये जो एंगल 1 है क्या लिख सकते हैं, ये वाला ले लो एंगल, और ये कंप्लीट एंगल तो आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पूरा की पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। टीपीओ, टीपीओ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बस आपने एंगल 1 लिया, तो एंगल 1 को क्या निकाल लिया, अरे भैया इसको 3 नाम दे दो, इस एंगल को 3 नाम दे दो। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, एंगल 3। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा करेंगे। ओ टी पी आपको पता है, ओ टी पी, ओके, एंगल ओ टी पी ये आपका 90 डिग्री होता है। थ्योरम 10.1 के हिसाब से भैया रेडियस जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है। तो ओ टी पी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ टी पी को एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से आपने अगर एंगल 3 की वैल्यू निकाली होती तो आज काम आसान हो गया होता। एंगल 3 की वैल्यू जो थी, बेसिकली हमें रिलेशन एंगल 1 और 2 में चाहिए है। मैं नाम से बढ़िया एंगल 1 और 2 कर लेता हूँ, 1 और 2 के बीच में रिलेशन चाहिए ना, फिर बाद में इसको कंप्लीट नाम दे देंगे। आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, एंगल 1 2 फिगर में डिफाइन कर दीजिए और फिर उनके साथ कीजिए, लेकिन ऐसा मत कर दीजिएगा 2 3 या 6 कर दिया, ये लो एंगल को मल्टीप्लाई कर दिया, वो मिस्टेक हो जाएगी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 90, ओके, बाय एंगल 1 1/2। क्यों हुआ 1/2, भैया 3 को इधर भेजा, 2 आइस ऑफ एंगल 3, 1 इधर आया, फिर डिवाइडेड बाय 2। एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दो, एंगल 2 प्लस प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 90। अब देखो इन सबको उधर किसका आएंगे, तो 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 90 90 आप इसको ऐसे डायरेक्ट बुला सकते हैं। 1/2 ऑफ एंगल 1 उधर गया, तो 1/2 ऑफ एंगल एंगल, अब 2 उधर चल जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 2 आइस ऑफ एंगल। तो वो पी टी क्यू यहाँ से प्रूफ हो गया, पी टू क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। तो ये सब ज्योमेट्री आपको लगानी है और सॉल्व करना है। थ्योरम 2 है, कौन कौन सी, ये सर्कल में 2 ही थ्योरम, ये 90 डिग्री होती है हमेशा, और दूसरी भाई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो आपने ड्रॉ करी, ये जो दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी ये भी क्या होती है, ये 10.1 और ये 10 पॉइंट, बस फिनिश सर्कल, इतना सा सर्कल है। और बाकी तो ये 10th का सर्कल है, बाकी तो फिर पुराना सर्कल है, उसके कंसेप्ट यूज में आएंगे। 10th में तो ये दो ही थे, है ना, इनको यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे। बस टेंजेंट समझ में आनी चाहिए आपको, टेंजेंट क्या होती है। अब आता है चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब सबसे पहले देखिए, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो होता है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो बच्चों हम देख रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। तो सबसे पहले एक सर्कल होता है, ये इसकी सर्कमफ्रेंस होती है, इसका सेंटर होता है ना, ये इज द सेंटर। अब देखिए सेंटर से ये दो लाइन हमने डाली, रेडियस, ओके, रेडियस हो गई। अब रेडियस के अलोंग जो आपका एरिया बनता है, ओके, रेडियस के अलोंग, रेडियस से, और ये आपकी आर्क हो गई, ये आपकी क्या हो गई, आर्क, उसे बोलते हैं हम सेक्टर।
अगर छोटा एरिया है तो उसे माइनर सेक्टर बोलते हैं, और बाहर वाले एरिया को हम, जो एरिया बना उसको हम क्या बोल देते हैं, मेजर, मेजर सेक्टर। अब बच्चों, अगर एक सर्कल बनता है और उसमें मैं कोड डाल देता हूँ, कोड, भाई ए और बी अभी पढ़ के आ रहे, ए बी क्या है, कोड है। तो छोटी साइड से जो बनता है एरिया, उसे बोलते हैं हम माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। लेकिन अगर बड़ी साइड से, बड़ी साइड की तरफ से वो अगर एरिया बने तो उसे बोला जाता है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो माइनर और मेजर सेक्टर, सॉरी ये गलत, गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। ये सेक्टर तो बनता है रेडियस से, लास्ट में आर आ रहा है ना, आर, तो आर से लास्ट में आर आएगा तो वो रेडियस से बना होगा, तो वो किससे बन रहा है, रेडियस से। लेकिन जो कॉर्ड से बन रहा है, किससे बन रहा है, कॉर्ड से जो एरिया बन रहा है उसे बोलेंगे हम सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। हो जाती है गड़बड़, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है। अब बस, तो एरिया निकालेंगे। मान लीजिए ये जो है थीटा एंगल बना रहा है। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये अगर थीटा है, ये आपकी आर्क है, ओके। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ओनली इस पोर्शन का, तो आपको पता होगा कि पूरे एरिया का होता है 360 डिग्री, ओके। पूरा एरिया जो पूरा सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360। तो बस मुझे थीटा वाले पार्ट का चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर को मैंने 360 से किया डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया उसने एंगल से। तो ये मेरा जो एरिया आया, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये किसका आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो अब तक एस लिखा ही नहीं आया, यहाँ पे एस लिखा था मैंने, क्या टकरा है ये। अब आया। हम्म। तो एरिया ऑफ सेक्टर यह है। अब जैसे ए बी, ये पॉइंट मैंने दिया, तो ये ए बी पॉइंट दिया, तो ये ए बी क्या हुआ, आर्क हो गई। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर मैं निकालना चाहूँ, लेंथ ऑफ आर्क, देखो इस सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है, सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है, और लेंथ इज आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ओके। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपकी पूरी की पूरी जो ये आर्क होती है 2 पाई आर, ओके, 2 पाई आर होती है। लेकिन हमको कितनी चाहिए, ओनली दिस ए बी, ओके, ए बी। तो इस थीटा को हम अगर 360 से डिवाइड कर दें और उसको मल्टीप्लाई करें 2 पाई आर से, यूनिटरी मेथड है ना उससे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब माइनर मेजर, अब आप कोई से भी निकालो, फिर बड़ी को 2 पाई आर से माइनस कर दो, मेजर आ जाएगी। ऐसे एरिया को पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दो, इस एरिया को, तो वो मेजर एरिया आ जाएगा, ओके। तो ये दो फॉर्मूला हो गए। फिर उसके बाद आपका आता है सेगमेंट का। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, हम बहुत सिंपल तरीके से निकालते हैं। जैसे एरिया ऑफ सेगमेंट हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, देखो यहाँ समझाता हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे निकाल, एरिया ऑफ सेक्टर आप इजीली निकाल लेंगे। मान लीजिए कोड है बी, आपको ये वाला एरिया निकालना है ना, ये हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट आप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाल लिया, ये पूरा। अब आप उसमें से क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये ओ है तो ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ। अब ये ट्राइंगल का एरिया आप बहुत तरीकों से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना,
तो आप ओ से एक परपेंडिकुलर लेंथ डालेंगे, कोड की लेंथ पता होगी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। वरना आप नाइन्थ, अगर आपको ओ ए ओ बी और ए बी पता है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से, तो सबसे पहले तो आपका एक फॉर्मूला होता है ये एस इंटू एस माइनस ए, हीरोइंस फॉर्मूला एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, हेरॉन्स फॉर्मूला होते हैं। और कौन कौन से होते हैं याद करिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के। और भी फॉर्मूले होते हैं बच्चों, और जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी होता है। एक और होता है, हायर क्लासेस में आके पढ़ोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू साइड्स जो हैं, दो साइड्स के बीच, आपको दो साइड पता है जैसे ए इंटू बी, और उनके बीच का एंगल हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ओके, तो अगर आपको ये एंगल पता है और ए ये साइड पता है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये एंगल बताओ कि इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। तो यही था इसमें फॉर्मूले बच्चा, इसमें है ना, तीन फॉर्मूले ही थे ये, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, आर्क ऑफ लेंथ हो गया, और एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट मींस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो भैया इसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो नाइन्थ में हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे, जैसे कि क्यूब से हम स्टार्ट करें, अगर हम क्यूब से स्टार्ट करें तो टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² अगर ए इज द साइड है। एल एस से ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a²। ओके, 4a² मतलब लेटरल में ऊपर और नीचे का ढक्कन उसका गायब कर दो। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए क्यूब, अगर साइड ए है तो। अब अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, एल एस से ऑफ क्यूबॉइड, बेसिकली जो ये पॉलीहेड्रन्स होते हैं, क्यूबॉइड, ये क्या है, एजेस से, पॉलीगन से बने होते हैं। तो पॉलीगन से जो भी फिगर बनता है आपका 3D फिगर, उसे हम पॉलीहेड्रन कहते हैं, पॉलीहेड्रन। ओके, तो एल एस से ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू आपका कहलाएगा, एल एस ऑफ क्यूबाइड आपका क्या कहलाएगा, एल एस ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, देखिए बेसिकली ऊपर और नीचे का ढक्कन हटा दो, ओनली बाउंड्री बाउंड्री बचेगी। तो बाउंड्री ऑफ वॉल्स आपको पता है, बाउंड्री ऑफ वॉल्स का एल बी वाला पार्ट हट जाएगा, तो 2h एल प्लस बी। और टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वाला पार्ट होगा, है ना। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, है ना। अब बात करें हम कोण की, जोकर कैप, तो इसका अब यहाँ से इसका होगा सी एस से, कर्व सरफेस एरिया। तो मान के चलिए, ये जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा हूँ, बच्चों थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को। तो मान के चलिए कि यहाँ पे ये आपका कोण है ना, कोण है। तो देखिए ये जो लेंथ होती है, ये इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। और जो उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, ये आपकी हाइट होती है। ओके, दिस इज द हाइट। और यहाँ से ये सर्कल होता है, ये बेस सर्कल होता है, तो ये रेडियस हो जाता है। एल एच आर में एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। एच स्क्वायर इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, अब सी एस से होता है पाई आर एल, पाई आर एल, टू पाई आर में समझना, पाई आर एल। ओके, और टी एस से होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा। ओके, और क्या बचेगा, आर प्लस एल, पाई आर प्लस आर प्लस एल। वॉल्यूम क्या होता है कौन का जी, वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम क्या होगा, 1/3
पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर, तो 1/3 आर स्क्वायर, है ना। ये तो कोण हो गया। अब कोण के बाद अब चलते हैं किस पे, सिलेंडर पे। सिलेंडर पे आ जाते हैं। सिलेंडर आपको पता ही है इस टाइप का फिगर होता है सिलेंडर का। रेडियस आर ले लेंगे, दो बेस सर्कल की। ओके, सिलेंडर के बारे में अगर हम बात करें, ओके, सिलेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज, इसका भी सी एस से होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसको बोलते हैं हम 2πRH। ओके, 2πRH। आते कैसे हैं, ई एस इसका क्या होता है, 2πRH प्लस दोनों बेस एरिया, जैसे कि ये सर्कल है तो बेस एरिया इसके सर्कल है तो 2πR², 2πRH प्लस 2πR², तो 2πR कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका आर प्लस एच, आर प्लस एच। वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर हो गया। अब आता है स्फेयर। स्फेयर आपको पता है कि बॉल टाइप फिगर होता है, ये तो सर्कल हो गया। अगर मैं इसमें ऐसे कर्व बना देता हूँ तो ये मान के चलिए कि ये बॉल है, तो बॉल का सी एस ए और टी एस ए दोनों सेम ही होता है, टी एस ए दोनों सेम ही होता है, कितना, 4πR², 4πR²। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो हो जाएगा 4/3πR³। अब हेमिस्फेयर की बात करें, देखिए कोण में है ना एक, हेमिस्फेयर की बात करें तो इसका हेमिस्फेयर मतलब आपकी बाउल टाइप का, इस तरीके से बॉल टाइप मान लो, और ये फुल फील्ड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट हो रहा है। तो पूरे का तो, अगर मैं बाउल की बात करूँ, हेमिस्फेयर की बात करूँ, स्फेयर पूरा था 4πR², तो आधा उसका सी एस से हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट को सी एस से बोलेंगे। ओके, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सी एस से। मैं थोड़ी देर के लिए हो रहा हूँ गायब ताकि आपको पीछे का दिखे। और ये नीचे वाला इसका एक बेस एरिया ये क्रिएट हो जाता है। तो बेस एरिया ये सर्कल होता है, तो इसलिए इसमें सी एस ए और टी एस ए दोनों अलग अलग होते हैं। सी एस ए तो हो जाता है 4πR², आधा हो जाता है, और टी एस ए बेस एरिया को जोड़कर, बेस एरिया क्योंकि ये πR² होता है तो हो जाता है 3πR²। 2πR² इसका हो गया, 2πR² प्लस πR² मतलब कि 3πR²। वॉल्यूम क्या हो गया जी, वॉल्यूम हो गया बच्चा इसका, भाई हेमिस्फेयर का पूरे का 4/3, तो आधे का 4 का हाफ, 4/3 का हाफ, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2/3πR³, 2/3πR³। अब देखो बच्चे, इसमें क्या है ना, कंबाइंड सॉलिड फिगर का आपको क्वेश्चंस आते हैं, कंबाइंड सॉलिड फिगर के। अब जैसे ये एक कंबाइंड सॉलिड फिगर है, ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है ये रहा। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए सारे, हेमिस्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, हर एक चीज के बारे में क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए, तब जाके आप ये वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए टीएस, ये एक क्या है आपका, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर दो हेमिस्फेयर से ऐड होके बना है, दो हेमिस्फेयर से ऐड होके बना है। ओके, तो अब इसका आपसे वो टीएसए पूछ रहा है, टीएसए पूछ रहा है। टीएसए मतलब जो होता है जिस पार्ट को आप छू, जिस पार्ट को आप छू सके, देख सके। तो बेसिकली हेमिस्फेयर का कर्व कैसे निकलेगा, टीएसए ऑफ न्यू सॉलिड, सीएसए आपका, इसका सीएसए आएगा, पहले वाले हेमिस्फेयर का इसका सीएसए आएगा, और कर्व सरफेस एरिया ही किसका आएगा, सिलेंडर का। टीएसए आपको इस कंप्लीट बॉडी का निकालना है। अब जैसे मैं बात करता हूँ आपसे, इस बॉटल की बात करूँ, तो ये बोतल को मैं एक सिलेंडर मान के चलता हूँ, और इसके ऊपर दो हेमिस्फेयर ऐसे लगे। अब देखिए किस किस पार्ट को आप छू सकते हैं, किस किस पार्ट को आप छू सकते हैं, किस किस पार्ट को आप छू सकते हैं, और क्या है, कोई बात। तो किस किस पार्ट को आप छू सकते हैं इसमें, ये हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आप छू रहे हैं, तो कर्व सरफेस एरिया वो आएगा। इसका कर्व सरफेस एरिया छू रहे हैं तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और इसका नीचे से भी ये छू पा रहे हैं, है ना, तो इसका कर्व सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड क्या आने वाला है बच्चा, है ना। तो सी एस सी ऑफ वन हेमिस्फेयर, सी एस सी ऑफ सिलेंडर, सी एस सी ऑफ अनदर हेमिस्फेयर।
तो ये बॉडी आपको समझनी पड़ेगी और उसमें क्या क्या पार्ट यूज हो रहा है। तो बस इस चैप्टर में यही फॉर्मूलेज हैं और आपको ये बताने पड़ेंगे। अब जैसे ये वाला है लट्टू, रशीद गोट प्लेइंग लट्टू, ओके, एंड हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, ही वांटेड टू कलर। अब ये कलर करना चाहता है तो कलर वॉल्यूम के अंदर तो होगा नहीं, सरफेस सरफेस पे होगा, तो उसका टीएसए निकालना पड़ेगा। अब इसका टीएसए निकालने के लिए तो आपको पता है ये तो आपका कोन है और ये कोन के नीचे तो हेमिस्फेयर ही लगेगा। तो इस बॉडी का टीएसए निकालने के लिए तो पहले आपको इसका सीएसए चाहिए और इसका भी सीएसए चाहिए। इसका सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए कोन, इसका सीएसए होता है कोन का 2 पाई पाई आर एल। तो आपको स्लांट हाइट वगैरह सब निकालनी पड़ेगी भैया। ये रेडियस आप डायमीटर आपको दे रखा है तो हाफ हो जाएगी रेडियस। तो फिर ये आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट हाइट कैसे निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 3.5 का आधा माइनस कर देंगे, हाइट आ जाएगी। और फिर वहां से आप स्लांट हाइट निकालिए, है ना। और फिर इसका सी एस ए हेमिस्फेयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। ऐसे ये ग्रुप वाला है क्वेश्चन, क्यूब के अंदर आपको ये ऊपर हेमिस्फेयर फिट फिट किया हुआ है, उसका आपको टी एस ए पूछा होगा। तो आपको क्या करना है, क्यूब लेना है, क्यूब में सब हेमिस्फेयर का सी एस ऐड करना है, लेकिन बेस एरिया माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला एरिया कवर्ड हो गया ना, तो उस क्यूब में से हटाना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम के वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। रसगुल्ला वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि एक ये गुलाब जामुन वाला अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और स्फेरिकल वेसल ये भी देख सकते हैं, मतलब ये 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। और सैंपल पेपर जरूर करिएगा। चलिए, चीज़ें होती हैं। तो अनग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूलेज होते थे वो हमने पहले ही पढ़ी। मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, ओके। अर्थमेटिक मीन जो भी कैसे निकालते थे हम, मीन मीन हम किस तरीके से निकालते थे, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला होता था अनग्रुप डेटा के लिए। लेकिन आपका जैसे क्लास 9th में टेबल के साथ आ गया, थोड़ा फ्रीक्वेंसी आ गई उसमें, नंबर ऑफ टर्म्स रिपीटेड हैं, है ना। मान लीजिए x1 के कितने आइटम है f1, x2 के कितने आइटम है f2, x3 के कितने आइटम है f3। तो ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब इनका मीन कैसे निकलेगा, तो इनका मीन निकालने के लिए हम x इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस f3। ओके, तो इस तरीके से ये निकालते थे। ये सिग्मा, ओके, सिग्मा इसको बोलते हैं, दैट कैपिटल सिग्मा इसको बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है। तो मीन जो है हम इस तरीके से लिखेंगे, समेशन सिग्मा ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। और आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 to जितने जितने। तो ये मीन आपका होता है किसका, सारी ऑब्जर्वेशन का, है ना, सब ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट, ओके। अब ये मीन निकालने का एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा डेटा है आपका, ये जो डेटा है ये सिंपल आपका अनग्रुप जो डेटा होता है उसके लिए होता है। ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर उसमें क्लास इंटरवल होता है, उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो ये जो फॉर्मूला है, ओके, तो ये फॉर्मूला किसके लिए, आपका ग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप अनग्रुप डेटा के लिए, है ना। तो इस चैप्टर में हम मीन मोड मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ऑफ ग्रुप डेटा के बारे में। अभी ये जो फॉर्मूला है ये हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था, ये वाला फॉर्मूला क्लास 9th में ही पढ़ लिया था। अब देखिए, जैसे कि ये इन्होंने एक टेबल दे रखी है, तो टेबल के हिसाब से नंबर ऑफ एफ आई एक्स आई निकाला और इनका सम किया एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई निकाला, इन सबका सम किया, 30 से डिवाइड कर दिया, मीन। अब इस डेटा को इन्होंने कुछ क्लास इंटरवल, मतलब इस ग्रुप, एक ग्रुप डेटा में इसको कन्वर्ट कर लिया। जैसे 10 से 25 के बीच में 2 स्टूडेंट है, 25 से 40 के बीच में 3, 40 से 50 के बीच में 7, 55 से 70 के बीच में 6, 70 से 85 6, 85 से 100 6। बेसिकली ये जो 10 है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट, LCL, लोअर क्लास लिमिट। और 25 को क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट, ओके, अपर क्लास लिमिट, ठीक है।
तो ये जो हम इसमें काउंट करते हैं डेटा, मतलब 10 से लेके 25 से नीचे तक दो है, 25 से लेके 40 इसमें काउंट नहीं करेंगे, 40 अगले वाले में काउंट, 40 से नीचे नीचे तक 3 स्टूडेंट है। तो इट इज एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर अराउंड द मिड पॉइंट। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसके तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। तो सबसे पहले डायरेक्ट सीखेंगे, फिर एज्यूम मीन और फिर स्टेप डेविएशन। तो हम कहीं ना कहीं जो एक क्लास इंटरवल है ना, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट हम निकालेंगे। ओके, मिड पॉइंट दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से। तो ये क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकल गया। अज्यूम मीन मैं बता रहा हूँ, क्लास मार्क निकल गया 17.5, 32.5, इन दोनों से हम डिवाइड बाय 2। फिर वो निकालने के बाद मीन कैसे निकालेंगे, जो वही तरीका, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्लास मार्क को एक्स आई बोल दिया और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हर एक से एफ आई एक्स आई और डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ से ये आपका कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड के बाद अज्यूम मीन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी, अज्यूम मीन मेथड की क्या होता है, अज्यूम मीन प्लस समेशन। अब अज्यूम मीन एक्स आई की जगह अज्यूम मीन से जो माइनस करेंगे एफ आई डी आई फॉर्म समेशन एफ आई, सिग्मा एफ आई, वो लेंगे। क्या ये एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीनों से आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तीनों से आंसर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन इजी हो जाती है। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है कि हम ये जो क्लास मार्क है ना, क्लास मार्क में से ही एक कोई सा भी मीन हम एज्यूम मीन ले लेते हैं, बीच का वैल्यू जनरली हम ले लेते हैं, जैसे कि 47 हमने सेलेक्ट कर लिया, 47.5 इज द एज्यूम मीन। उसको डेविएशन बोलते हैं, जो हमने सेलेक्ट किया उसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो ये डी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए डायरेक्ट मेथड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या है डायरेक्ट मेथड, बहुत सिंपल सा है कि जस्ट हमें क्लास मार्क निकाल लेना है। क्लास मार्क कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके आपको निकाल लेना है। अगर फिर अज्यूम मीन के लिए हमने क्लास मार्क में इसको अज्यूम मीन लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, इस नंबर से सबको माइनस करेंगे, तो उससे आपका डेविएशन, डी फॉर द डेविएशन। तो इसका जो मीन है ए प्लस, ए में हम प्लस करेंगे क्या, समेशन एफ आई डी आई। अब देखिए क्लास मार्क नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, एक्स आई नहीं ले रहे हैं, डी आई ले रहे हैं, बाकी फॉर्मूला ये रहेगा। ये आपका एज्यूम मीन मेथड वाला फॉर्मूला है। क्या डी कैसे निकलता है, डी आई, जो भी आपका क्लास मार्क है उसको डी से आप जो भी आपने डेविएशन सपोज किया है, एज्यूम जो भी है उससे माइनस करना है। तो 47.5 को हर एक से, तो ऊपर वाला -13 आया, देखिए डेसिमल वाला पार्ट हट गया, -15 जीरो। तो कैलकुलेशन आसान हो गई। फिर उसके बाद एफ आई, वही फ्रीक्वेंसी को डी डी आई से मल्टीप्लाई करो, उसका समीशन करो, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, 62। और पहले उससे भी डायरेक्ट मेथड से भी क्या आ रहा था, 62। ओके, अब एज्यूम मीन मेथड होता है। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में आप एक स्टेप आपका इंक्रीज होता है, कैलकुलेशन और डिक्रीज हो जाती है। तो होता क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला ए प्लस एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ओके, मल्टीप्लाई बाय एच, मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या होता है, आपका क्लास साइज, आपका क्या होता है, क्लास साइज। ये फॉर्मूला होता है। क्लास साइज कैसे निकलता है आपका, एच, देखिए यू आई जो है आपका कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप एक कोई भी डेविएशन मार्क कर लेंगे, एक्स आई को -d करेंगे और डिवाइडेड बाय एच कर देंगे, ये इस तरीके से यू आई निकलता है। एच क्या होता है, एच होता है आपके क्लास इंटरवल का डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे ये डिफरेंस कितना है, 15 का, 15 का, तो एच यहाँ पे आपका क्या हो गया, एच इज इक्वल टू 15 हो गया। जो आपका क्लास इंटरवल होता है ना, जो उसके बीच में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, वो आपका क्या होता है, क्लास, ये एच वैल्यू होती है बेसिकली, है ना, ये एच होती है। तो एच को हम क्या बोलते हैं, एच इज द क्लास साइज, क्लास साइज, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जस्ट आपने सबसे पहले ये लिया, फिर एक 47.5 आपने एज्यूम किया, सबको माइनस किया,
और फिर उसको क्लास साइज मतलब 15 से डिवाइड कर दिया तो आपको यूआई मिल गया। अब देखिए कैलकुलेशन और छोटी हो गई, तो अब 4 इंटू -2 -8, ओके, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 0 0, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को, 6 इंटू 1 6, तो एफ आई यू आई आया आपका 29, समेशन ऑफ एफ आई और समेशन ऑफ एफ आई आया 30, दोनों को डिवाइड करो, क्लास साइज से मल्टीप्लाई करो और एज्यूम मीन मेथड से आपका ये स्टेप डेविएशन मेथड से आपका क्या निकालो, स्टेप डेविएशन मेथड से आपका मीन निकालो। तो वो भी देखो कितना है 62। कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, ओके, बस क्या होता है प्रोसेस अलग अलग है लेकिन कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं और छोटा हो जाता है, आंसर तीनों का सेम आता है। एक का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई, जो भी आपका क्लास मार्क है एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, है ना। दूसरा एक्स बार एज्यूम मीन मेथड है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड समेशन ऑफ एफ आई, और तीसरा एज्यूम मीन मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। और ये यू आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस डी, ओके, डिवाइडेड बाय डी सेम रहता है डेविएशन डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ पे डी का मतलब क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस डी, ओके, एक्स आई माइनस डी। इस तरीके से ये आपका मीन वाला होता है खत्म। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट डिफरेंट है ना। उसके बाद आता है मोड ऑफ ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डेटा का मोड तो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अनग्रुप डेटा में, जैसे अनग्रुप डेटा है, ओके, ग्रुपिंग में नहीं है ना, सिंगल सिंगल डेटा है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब 3 सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो इसका मोड कितना आ गया, मोड कितना आ गया 2 आ गया। मोड हाईएस्ट रिपीटेटिंग टर्म क्या कहलाती है, मोड कहलाती है। लेकिन अब अगर ग्रुप डेटा आ जाता है ये, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस fo डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस fo माइनस f2 इंटू एच। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है इसका मोड निकालने का। L मतलब कि लोअर लिमिट, Fi L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी होगी। मॉडल क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास आपकी वो होगी जो मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिलीज 8 है, तो 3 5 आपकी क्या होगी मॉडल क्लास। तो 3 5 आपकी मॉडल क्लास हो गई, मॉडल क्लास आपकी क्या हो गई 3 से 5। तो यहाँ पे बस एल आपकी क्या है लोअर लिमिट, जो कि है 3, लोअर लिमिट आपकी क्या है 3। एच मतलब कि क्लास साइज होता है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करके आप निकाल सकते हैं, वो हो गया आपका 2। अब देखिए F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8। FO मतलब जो मॉडल क्लास है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी FO होती है, जैसे कि इस केस में ये आपकी FO कहलाएगी, दैट इज 7, FO कहलाएगी ये 7। ये आपकी क्या कहलाएगी F2, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो FO आपकी 7 हो गई, F2 आपकी कितनी हो गई 2 हो गई। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका मॉड आ जाएगा, है ना, आपका ये मॉड आ जाएगा। बस सिंपल सा है ये, और कुछ है नहीं इसमें। अब आता है मीडियन, ओके, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों का अलग अलग फॉर्मूला। सबसे पहले अगर मैं ग्रुप डेटा की बात करूं, ग्रुप डेटा तो सिंपल देखिए, आपने अगर सिंपल विदाउट टेबल विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला अगर आपने मीडियन निकाला होगा, क्या होता है भाई, क्या होता है, सिंपल सा। सबसे पहले इसमें मीडियन निकालते वक्त हमेशा ध्यान में रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको किस में अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना, आपके जो भी डेटा है उसको। तो अगर देखिए इसमें दो कंडीशन होती है, अगर ग्रुप अनग्रुप जो डेटा है, अनग्रुप जो डेटा है उसमें अगर एन इवन है तो क्या होगा, एन ऑड है तो क्या होगा। एन इवन है तो मीडियन निकालने के लिए सिंपल सी बात है, जो भी वो सारा डेटा है कौन सी पोजीशन पोजीशन देता है, वो मीडियन की पोजीशन देता है, ओके। अगर आपका ऑड है तो मीडियन क्या है, तो एन अगर ऑड है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है, तो पोजीशन वाला जो नंबर है
वो आपका क्या होगा बच्चा, वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा, वो आपका क्या होगा, मीडियन। n+1 होल डिवाइड बाई 2th पोजीशन वाला आपका क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन अगर n इवन है उस केस में आपको n/2th पोजीशन पे जो नंबर है, ओके, और n/2 उससे आगे वाली जो पोजीशन पे जो नंबर है, ओके, उसके आगे वाली पोजीशन पे उन दोनों का मीन लेना होगा। ओके, उन दोनों का मीन। तो मीन मीडियन ऑफ इवन अनग्रुप्ड डेटा इज द मीन ऑफ n/2th पोजीशन नंबर एंड n/2 + 1 पोजीशन नंबर वाले का उनका मीन आपको लेना होगा, है ना। तो इसमें भी लिखा हुआ है इधर से मीडियन एवरेज ऑफ n/2 और n/2th ऑब्जर्वेशन, और अगर ऑड है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अगर अब आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो सिंपल आपको यहाँ पे देखना है कि ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है। फिर उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है। ओके, अगर n इवन है तो मीडियन इज द n, क्या हो जाएगा, द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2th एंड द ऑब्जर्वेशन। तो 50 एंड 51 ऑब्जर्वेशन जो है आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर डायरेक्ट निकालना है तो कुछ नहीं देखना, आप सीधा क्या करेंगे इस केस में, तो 50 और 51, अब जैसे ये अनग्रुप डेटा है, इसका कैसे निकालेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता रहे कि अप टू 20 अप टू 25 कितना डेटा हमारे पास है। तो हमने वो निकाल लिया, अप टू 26 है, अप टू 25 कितना है, 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में ऐड करते जाते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, इसमें इसको ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिखते हैं, तो इसको ऐड करके यहाँ लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अप टू 25 हमारे पास 26 है, अप टू 28 50 है, और ओके, अप टू 29 कितना है, मार्क्स ऑब्टेन 78 स्टूडेंट है। लेकिन जो हमारा एन था बच्चों, एन था 100, एन था 100, 100 है इवन। इवन में हम क्या लेते हैं, n/2th पोजीशन और n/2 + 1 पोजीशन पे। तो मतलब एक तो 50th पोजीशन पे और 51th पोजीशन, दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। तो यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता लगेगा। अब तो 20 जो जिन्होंने 20 मार्क्स ऑब्टेन किए उसके 6 बच्चे थे, जिन्होंने 25 अप टू 25 मार्क्स ऑब्टेन किए, पहले क्या था, जिन्होंने 25 मार्क्स ऑब्टेन किए वो 20 है। तो ऐसे आ रहा होगा 20 20 6 बारी 20 20। तो अब हमें पता नहीं लग पा रहा ना कि 50 और 51 पोजीशन पे कौन सा है, तो हमने इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अप टू 25 26 बच्चे हो गए, अप टू 28 50 बच्चे हो गए, और अप टू 29 मार्क्स कितने बच्चे हो गए, 78। तो ऑब्वियस सी बात है 51 यहाँ पे आएगा। तो 50 के करस्पॉन्डिंग हमारा मार्क्स ऑब्टेन कितना है, 28। और 51 के करस्पॉन्डिंग हमारा मार्क्स ऑब्टेन कितना है, 29। तो 28 + 29 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 28.5। एवरेज क्यों लिया, क्योंकि हमारा डेटा क्या था, इवन था, इसलिए एवरेज। लेकिन अगर हमारा अब क्या होता है, ग्रुप डेटा होता है, इस टाइप का डेटा, इस टाइप का डेटा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में भी सबसे पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दो टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, मोर देन, लेस देन। तो हम हमेशा लेस देन पे ही फोकस करते हैं, लेस देन वाली ही निकालते हैं। ओके, तो लेस देन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लेस देन वाली निकाल ली, 5 + 3 8, 8 + 4 12, इस तरीके से चलता है, ये ऐसे चलेगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आप बना के सॉल्व करते जाइए। और जो ये 53 आएगा, ओके, जो ये 53 आएगा लास्ट में, वो इन सभी का क्या होगा, समेशन होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा और एफ, अगर मैच कर गया तो आपकी कैलकुलेशन। अब देखिए, तो यहाँ से अब आप पूछेंगे कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2, L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। ओके, क्या होता है, फिर से मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2, n/2 मतलब क्या होता है, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी का सम है उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है।
डिवाइडेड बाय 2 CF अपॉन F इंटू। अब इसमें ये हर चीज बताएंगे। सबसे पहले मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, इन सब का हमने सम किया, कितना आया 53 आया सबका सम 53 को। तो ये हमारे पास n आया, n मतलब कि समेशन ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज। अब इसका हमने क्या करना है n/2, तो 53/2 कितना आया, 53/2 आया। अब 53/2 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 26.5। अब देखिए हम निकाल रहे हैं समेशन ऑफ एफ होता है n, जो कि आया 53। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, n/2 तो हमें मिल गया, 53/2 यहाँ पे 26.5। लेकिन मीडियन क्लास कैसे निकालें, मतलब मीडियन कौन सा होगा, तो उसके लिए ये काम में आएगा n/2। इस 26.5 से जस्ट इक्वल या ग्रेटर देन, या इक्वल, देखिए 26.5 से just greater than and but now locate the class whose cumulative frequency is greater than and nearest to n/2। n/2 के नियरेस्ट 26/2 के नियरेस्ट या उससे ग्रेटर, लेस देन नहीं, तो ये है, तो क्या है ये 29 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें लुक करना पड़ेगा, तो जब हमने लुक किया तो ये आया। तो यहां से अपनी जो मीडियन क्लास है क्या आई 60 to 70। मीडियन क्लास यहाँ पे क्या आ गई 60 to 70। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो किससे ग्रेटर देन 29 एंड नियरेस्ट टू n/2 इज दिस, तो मीडियन क्लास आ गई। अब बात आती है कि लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट तो आपको पता ही लग गई, लोअर लिमिट क्या हो गई 60 हो गई। ओके, दिस इज द लोअर लिमिट 60। फिर उसके बाद n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये CF जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H इज द क्लास। CF जो है थोड़ा हटके है। क्यों हटके है CF, अब आप कहेंगे सर CF तो हमारी क्या आई थी, CF तो ये आ गई थी, लेकिन CF ये नहीं होती। इस केस में CF जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सर्च करी उससे जस्ट ऊपर वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, ये होता है आपका CF। ये यहाँ पे CF होता है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है इसका हिसाब किताब। तो CF कितना है देखो, CF माने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली, उससे पहले वाली, वो CF होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास सिंपल है 7 है, ये आपकी L है, लोअर लिमिट है ना। H इज द क्लास साइज, इन दोनों का डिफरेंस कितना है H10। बस सबको इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, यू विल गेट द मीडियन, यू विल गेट द मीडियन। आई होप आपको मीन मोड मीडियन तीनों का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। एक रिलेशन होता है मीन मोड और मीडियन में कि थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन, मोड प्लस टू मीन के बराबर होता है, मोड प्लस टू मीन। थ्री मीडियन माइनस टू मीन इज इक्वल टू मोड, थ्री मीडियन माइनस टू मीन इज इक्वल टू मोड, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये फॉर्मूला, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं आपके किस चैप्टर के, स्टडीज चैप्टर के। तो चलिए बच्चों लास्ट चैप्टर पे अब आते हैं। अब उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। समरी में डायरेक्ट मेथड होता है ना, डायरेक्ट मेथड ये देख लो, ये अज्यूम मीन मेथड फॉर्मूला बता ही दिया था आपको। ओके, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, और फिर ये मोड ऑफ ग्रुप डेटा हो गया, मोड ऑफ मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा हो गया, और एक अभी अभी आपने देखा टू मीडियन माइनस टू मीन, थ्री मीडियन माइनस टू मीन इज इक्वल टू क्या होता है मोड। इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रिलेशन के, है ना। चलिए प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी दो आपकी अप्रोच होती है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक ही फॉर्मूला होता है इस प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब कि जो होने वाला है, जो चीज हम निकाल रहे हैं होने वाली, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को ही हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, उसका भी फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ई डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब जैसे आपने सिक्का उछाला,
सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला तो उसके दो आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स उसके हो गए दो। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालेंगे? अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की आप निकाल रहे हैं, तो टेल तो भैया, या अगर एक बार सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टेल की निकालेंगे तो इवेंट अपना यहाँ पे क्या है? ओनली टेल, जो कि एक बार आ रहा है 1, और जो हेड है टोटल आउटकम्स हैं वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। एक और खास बात, प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं वो हम इक्वली लाइकली की निकालते हैं। इसमें कंडीशन होती है इक्वली लाइकली, जो सारे के सारे इक्वली लाइकली की हम निकालेंगे। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में आती है। 0, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की 0 प्रोबेबिलिटी आ रही है तो मतलब एक श्योर इवेंट और एक नॉट श्योर, मतलब वो इवेंट हो ही नहीं रहा। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है किसी भी इवेंट की, मतलब ये क्या है? श्योर इवेंट है, होना ही होना है। और 0 मतलब नहीं होना। और प्रोबेबिलिटी सभी आंसर्स की आपकी हमेशा हमेशा आपकी इसके बीच में रहने वाली है। अगर 1 से ज़्यादा आई या 0 से कम आई, नेगेटिव या 1 से ज़्यादा, मतलब आपका आंसर गलत है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो हम क्या बात कर रहे थे? अब जैसे हेड की तो ये थी, है ना? अब जैसे दो सिक्के आप एक साथ उछाल रहे हो, तो दो सिक्के उछाल रहे हो तो सबसे पहले उसके टोटल आउटकम क्या बनेंगे? दोनों हेड आ जाएंगे। एक हेड आएगा एक टेल आएगा, नहीं कहेगा एक टेल आया एक हेड आएगा, वो कह रहा है दोनों टेल आ गए। और कोई प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं। अब मेरा क्वेश्चन बनता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों हेड आए, दोनों हेड आए। प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों हेड आए। दोनों हेड कितनी बार आ रहे हैं? एक बार। और टोटल आउटकम्स कितने? 4। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4, खत्म, इजी पीजी। अब लेकिन प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, ये क्या पूछ लिया? एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब आपको समझना है। एटलीस्ट कम से कम एक हेड तो रहना ही चाहिए। तो एक हेड किन किन में है बच्चों? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। तो हमारी इवेंट कितने हो गए? 3, और टोटल इवेंट कितने हो गए? 4। टोटल इवेंट कितने हो गए? 4। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक भी ना हो तो भी चलेगा, एक भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने हेड हो सकते हैं? एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया? एटमोस्ट का मतलब बच्चा हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड, कम से कम एक भी। यहाँ पे तो कम से कम एक तो चाहिए था, दो भी हो सकते हैं। यहाँ तो एक एटमोस्ट मतलब एक से ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए, एक भी ना हो चलेगा। तो एक वाला ये रहा, एक वाला ये रहा, एक वाला और 0 वाला ये रहा, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? 3। अब इसमें अलग अलग देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी में अलग अलग क्वेश्चन है। पत्तों के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और नंबर्स के ऊपर, डाइस के ऊपर। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आएगा। अब जैसे ये है स्पेड्स, स्पेड्स होते हैं ये काले वाले, काला पान। हर्ट्स होता है आपका दिल, लाल वाला दिल। डायमंड हो गया आपका ये इस टाइप का डायमंड, और क्लब हो गया आपका वो चिड़ी टाइप का। अब आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक of 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड एस। अब देखिए एस जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, 4 इक्के होते हैं हर एक पत्ते के, एक से लेके जो फेस कार्ड होते हैं। ओके, बता ही देता हूँ आपको। टोटल कार्ड देखो, कार्ड्स की अगर हम बात करें, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं भैया? 52 होते हैं भैया, 52 होते हैं। ब्लैक, जिनमें से ब्लैक होते हैं 26 और रेड होते हैं 26। पत्ते देख लेना, आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें जैसे कि स्पेड वाले होते हैं 13, हर एक के 13 होते हैं, क्लब के भी 13, डायमंड के भी 13, और क्लब्स उसके भी 13, स्पेड्स हर्ट सब 13 13 13। और हर एक नंबर्स कहाँ से होते हैं? 1 to 10, ये नंबर वाले कार्ड होते हैं। हर एक के क्या होते हैं? 4 पत्ते होते हैं अलग अलग कलर के, दो काले दो लाल। नंबर्स वाले तो ये हुए। फेस कार्ड, जिनकी शक्लें होती हैं, जोकर,
जिसको जे बोलते हैं, क्वीन जो क्यू होती है, किंग जो के होता है ना, तीन होते हैं, जैक क्वीन किंग। तो टोटल फेस कार्ड आपके कितने हो गए? 12 टोटल। तो 40 कार्ड हो गए, 12 हो गए। अब आपसे अगर प्रोबेबिलिटी पूछी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, कितने कार्ड होते हैं फेस कार्ड? झट से बोलो 12। ये इवेंट हो गया। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52। डिवाइड करना, आंसर आ जाएंगे। और ये हर एक आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इक्वली लाइकली हो। ओके, अब देखो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया प्रोबेबिलिटी में। एक और डाइस का हो गया, तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। ये टेबल बना लेना और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे आप बता देना। डाइस, दो डाइस एक साथ फेंकी तो टोटल 6 इंटू 6 36 आउटकम्स बनते हैं। अब वो पूछेगा जिनका सम 8 आ रहा है, जिन डाइस का सम 8 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8। तो 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 36, तो आ गए आपके फेवरेबल आउटकम्स, है ना, इस तरीके से। अब जैसे पत्तों वाला ही एक सीन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी खत्म हो गई। पत्तों वाला एक ले लेते हैं, एक ही फॉर्मूला इसमें, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आती है। श्योर इवेंट, अनश्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट 0 होता है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। वी एज्यूम आउटकम आर द इक्वली लाइकली, सब इक्वली लाइकली के लिए होते हैं सारे के सारे इसमें कंडीशन। अब जैसे 3 कॉइन लिए मैंने, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। भैया आपके पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस? एस माने कि 51 ए। ब्लैक एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ब्लैक एस आने की? भैया ब्लैक एस टोटल एस 4 होते हैं, 2 काले 2 लाल, 2 बाय 52, खत्म आंसर। इस तरीके से, है ना। अब लंबा हो रहा है लेक्चर, ये 2 घंटे का पार्ट 1 हो गया, 1 घंटे का ही होगा। 4 घंटे में आपकी एनसीईआरटी पूरी रिवाइज हो गई। तो आप इसको फटाक से, इसको मतलब स्पीड तेज करके एक बार गो थ्रू कर लेना बस पूरी एनसीईआरटी। अब जो 3 सिक्के वाले देख लेते हैं। 3 सिक्के में क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? हेड आ सकते हैं, मैं इसमें एटमोस्ट एटलीस्ट वाला आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तीनों हेड आ सकते हैं जी। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड, हेड, टेल। या तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हेड, टेल, हेड। चौथी क्या हो जाएगी? टेल, हेड, हेड। फिर क्या हो जाएगी? टेल, टेल, हेड। पांचवी, छठी क्या हो सकती है? टेल, हेड, टेल। सातवीं क्या हो जाएगी? टेल, टेल, हेड। क्यों बार बार थैंक यू हो रहा है? हाँ भाई, जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं भैया। और आठवीं प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टेल, टेल, टेल। तो 8 केसेस बनते हैं जब 3 सिक्कों को आप एक साथ उछालें। 8 केसेस बनते। अगर मैंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, जल्दी से बताओ आंसर। टोटल आउटकम तो भैया 8 है। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही हेड होने चाहिए। तो हमारा एक केस ये आ गया, एक केस ये आ गया, एक केस ये आ गया। ये भी आएगा ना, 2 में तो ये भी आएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 हैं। कम से कम एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एटमोस्ट 2 रूट्स, एटमोस्ट 2 रूट्स, मतलब कि एक रूट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या एक भी नहीं हो सकता। एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 तो होने, 2 हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता। तो कितने केसेस बन गए? 7, 7/8। अगर अब मैं ये निकालूं कि बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एटलीस्ट 2 हेड, अब देखना मजेदार वाली चीज, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। 2 से कम तो चलेंगे ही नहीं, 3 जरूर चल जाएंगे। तो हाँ भाई, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। ये नहीं चलेगा जी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो कितनी होगी? 1 2 3 4, 4/8 मतलब कि 1/2। समझे? एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। तो बच्चा ये अपनी एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन देखो। मैंने आपसे बोला था 217 पेज है आपकी एनसीईआरटी में। तो 217 के 217 की हमने रिवीजन कर लिया है। तो रिवीजन हमने क्या किया है बच्चा? रिवीजन हमने किया है ओनली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फास्ट फास्ट हमने देखा है चीजों को,
गो थ्रू किया है कि मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भूल रहे हो तो आप ये वीडियो देखने के बाद समझ में आया नहीं हमें बाकी देखिए मैथ्स एक ऐसी चीज है जितना प्रैक्टिस करोगे जितना पेन चलाओगे इतना स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास है 2-3 दिन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप आपको लग रहा है कि चलो चलते-फिरते चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं, समझ लिया, फ़ॉर्मूला रिकॉल कर लिया। फिर लेकिन बैठो, पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, सैंपल पेपर्स उठाओ, सीबीएसई की साइट्स पे जाके है ना इधर-उधर जाके प्रैक्टिस करो, जितने हो सकते। एनसीईआरटी तो हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा होना चाहिए। किसी दोस्त ने बोला कि सर कि भाई ये वाला क्वेश्चन बता। जैसे उसने उंगली रखी उस क्वेश्चन पे आपका मीटर जाना चाहिए चालू। फिर ऐसे है ना। तो इस तरीके से बेटा आपको पढ़ना है और फोड़ के आना है। फोड़ के आने के बाद अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो जरूर बेटा कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले और इस वीडियो से आपको क्या। ओके बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम।